स्वागत है सभी बच्चों का सामान्य दिन की इस क्लास में। ये भाग 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं और इस भाग 4 में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। उनकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट विद द पिक्चर डायग्राम आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। चलिए बच्चों, बिना बात करे हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, समुद्र में तैरने वाले विशाल व्हेल डॉल्फिन मछलियाँ नहीं है, वे हमारी तरह मैमल्स हैं। और रात को आप उड़ने वाला आसमान में जो उड़ता है बैट अर्थात चमगादड़, वो भी पक्षी नहीं है बल्कि वो मैमल्स हैं। तो मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो पक्षी या मछली नहीं है। वे अंडे देने के बजाय अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी विशेषता है, आपको बताना है कि ये मैमल्स क्या होते हैं और इन्हें मैमल्स क्यों कहते हैं। तो मैमल्स इनको इसलिए कहते हैं कि जो पक्षी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। जैसे हम इंसान और जितने भी जानवर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, ये सभी अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो दूध पिलाते हैं, इसलिए इनको मैमल्स कहते हैं। अच्छा, एक जानवर और लिखा हुआ है मैंने यहाँ, डक बिल्ड प्लेटिपस। ये जानवर अंडा देता है, लेकिन अंडे देने के बाद जब इसके बच्चे पैदा होते हैं तो ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए ये भी एक प्रकार का मैमल्स ही है। तो अंडे देता है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसलिए इसको भी मैमल्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वे सभी जानवर जो बच्चे देते हैं तो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और अंडे दें या कुछ भी दें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को अपने दूध पिला रहे हैं वो तो वे सब मैमल्स ही कहलाते हैं, वो सब मैमल्स ही होते हैं। ये डक बिल्ड प्लेटिपस का नाम याद रखिएगा। ये अंडा देता है लेकिन बच्चों को दूध पिलाने के कारण ये भी मैमल्स की श्रेणी में आता है। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखना है, मैंने परिभाषा लिखी है, वे सभी जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं मैमल्स कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ की चोटी या चट्टानों पर घोंसला देते हैं और वहीं पर अपने अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद जो पक्षी माताएं होती हैं वे अपने बच्चों को सेती हैं, उन पर बैठती हैं और अपनी गर्मी देती हैं, और उसके बाद वो जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो उनसे बच्चे निकलते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो समय होता है, जितने समय के लिए पक्षी अपने अंडे पर बैठते हैं, तो इस समय को क्या कहते हैं, जिसे पोषण प्रदान होता है अंडों को और वो विकसित होते हैं। तो इसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, यानी अंडे सेने वाला समय। अंडे सेने का समय जो होता है उसी को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जितने समय पक्षी अपने अंडों पर बैठते हैं और उनसे उनको गर्मी देते हैं अपने शरीर की, उसके बाद वो अंडे फटते हैं, फटने के बाद बच्चे निकलते हैं। इनक्यूबेशन अंडे सेना और इनक्यूबेशन पीरियड उतने समय में बैठना जितने समय में वो अंडे परिपक्व होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, ये आपको बताना है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले विदेशी अगर आप बात करें तो ईरान का हखामानी साम्राज्य था, इसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और सबसे पहला जिसमें आक्रमण था वो सायरस द्वितीय का था, इसके क्रूज के नाम से जाना जाता है। और इसने भारत पर आक्रमण किया और ये ईरान फारस का रहने वाला था, हखामानी साम्राज्य का संस्थापक था सायरस द्वितीय। लेकिन इसने जो आक्रमण किया, ये आक्रमण इसका सफल नहीं हो पाया। ये नॉर्थ ईस्ट के भारत के उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया था वहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ पर वो जीत नहीं सका था, ये असफल हो गया था। लेकिन दूसरा आक्रमण जो हुआ 516 ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर जब दूसरा आक्रमण हुआ भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो ये डेरियस प्रथम का आक्रमण था। इसको दारा प्रथम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो ये पहला सफल आक्रमण हुआ भारत पर और इसके द्वारा भारत पर इसने विजय प्राप्त की। सिंधु के तटवर्ती क्षेत्र जो थे, पंजाब और सिंध, वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो हखामनी साम्राज्य का जो पहला सफल आक्रमण हुआ भारत पर, तो वो यही था, दारा प्रथम के द्वारा या डेरियस प्रथम के द्वारा। ठीक बच्चों, आपको याद रखना है कि ईरान का ये राजा था, ईरान में हखामनी साम्राज्य हुआ करता था, वहीं का ये राजा था जिसने भारत पर एक सफल आक्रमण किया था। मैंने यहाँ पे संक्षेप में लिख दिया है। अगर सफल आक्रमण की बात करें तो भारत की धरती पर पहला कदम सफलतापूर्वक रखने वाला डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था। आपको याद रखना है ये। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण सिंध के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। लेकिन हाँ ठीक है वो भी, लेकिन वो मुस्लिम जो आक्रमण था वो याद रखना कि मुस्लिम अगर आक्रमण की बात कर रहा होगा तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम 712। लेकिन अगर पहला विदेशी आक्रमण की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का नाम याद रखना, सायरस द्वितीय और डेरियस प्रथम। तो सायरस द्वितीय का असफल आक्रमण था, लेकिन डेरियस प्रथम का सफल आक्रमण था। दोनों एक ही साम्राज्य के राजा थे, हखामनी साम्राज्य, जो कि ईरान में हुआ करता था, ईरान का ये साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानियों के आने से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक लिपि का विकास हुआ जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के कई अभिलेख में इसी का प्रभाव मिलता है। तो आपको बताना है कि ये लिपि किस नाम से जानी जाती थी। तो ये खरोष्ठी लिपि थी, जिसको अशोक ने अपने शिलालेखों में, जो अफगानिस्तान वाले जो शिलालेख हैं उसमें इसी लिपि का प्रयोग किया है। तो ईरानियों के आने से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में एक लिपि का विकास हुआ जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के कई अभिलेखों में इसका प्रभाव मिलता है, इसे खरोष्ठी लिपि के नाम से जाना जाता है। मैंने इसका चित्र बना करके आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये खरोष्ठी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा, तो खरोष्ठी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन लिपियों में से एक है, जिसका उपयोग गंधार, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम भारत में किया जाता था। सम्राट अशोक के कई अभिलेख में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो आप बच्चों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अराबेला का युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि अराबेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह किसके बीच में हुआ था, तो ये सिकंदर जो कि यूनान का राजा था, मैसेडोनिया एक शहर था, वहाँ का रहने वाला था, उसके और दारा तृतीय के बीच में हुआ था, जो कि फारसी साम्राज्य का राजा था, हखामनी साम्राज्य का राजा, जो मैंने पिछले अभी डिस्कशन कर दिया है, उसी साम्राज्य का ये राजा था।
जिसका नाम था दादा तिथि। इन दोनों के बीच में 331 ईसा पूर्व में ये आक्रमण हुआ और इसी के साथ में जो हखामनी साम्राज्य जो ईरान पर हुआ करता था उसका पूर्ण रूप से अंत हो गया। ये हखामनी साम्राज्य फारस का था, ये पूरा पूरा समाप्त हो गया और यहीं पर सिकंदर ने अपना अधिकार कर लिया। तो इस युद्ध का परिणाम मैंने लिखा, सिकंदर महान की निर्णायक विजय, दारा तिथि की युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गया और हखामनी साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इस युद्ध ने प्राचीन विश्व के इतिहास की दिशा बदल दी। हखामनी साम्राज्य का अंत हुआ और सिकंदर साम्राज्य एशिया में फैल हो गया। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ ये हखामनी साम्राज्य और यूनान कहाँ था। आइए गूगल अर्थ के द्वारा समझते हैं कि ये साम्राज्य कहाँ पर हुआ करता था। तो ये बच्चों मैंने गूगल अर्थ खोला हुआ है और ये जो ग्रीस लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं एक मिनट मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये ग्रीस है और यही यूनान कहलाता था, ये यूनान था। यहीं पर सिकंदर का राज हुआ करता था। यूनान, ये ग्रीस इस समय यूनान के नाम से जानते हैं। यहीं पर ओलंपिक खेल भी खेले जाते हैं। तो सिकंदर यहीं का रहने वाला था और यहाँ से ये आक्रमण करने के लिए इस दरभरा बढ़ गया। ये आक्रमण इधर करते हुए आया था, यहाँ पर ये जहाँ पर मैंने ये यहाँ पर कर दिया है। तो ये यूनान से आया और ये फारस का एरिया था और फारस में इसने आक्रमण किया। तो आगे चलता हुआ मैं बताता हूँ आपको कि तुर्की देख रहे हैं, ये ग्रीस है। थोड़ा सा मैं मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये हो गया ग्रीस, यूनान, और ये हो गया तुर्की वाला जो एरिया था। यहाँ से ये आक्रमण करता हुआ हखामनी साम्राज्य का आक्रमण करता हुआ ये आया और पूरा पूरा सिकंदर ने यहाँ पर हखामनी साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। और आगे चलते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं। देख लीजिए इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया ये पूरा। तो आप देख लीजिए, मैं फिर से एक मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ये ग्रीस है और ये हखामनी साम्राज्य, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ ये ग्रीस है और ये हखामनी साम्राज्य, ये वाला एरिया जितना भी था हखामनी साम्राज्य। तो यहाँ पर से आक्रमण इसने यूनान से किया, यहाँ पर यूनान और यहाँ पर हखामनी साम्राज्य फारस। यूनान है और ये फारस है, यहाँ से इसने आक्रमण किया और ये आगे बढ़ता हुआ सिकंदर पे भारत में एंट्री करता है। तो भारत आपको दिख रहा होगा, ये भारत हो गया, ये भारत हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से ये भारत में कदम रखा है इसने, सिकंदर ने, और भारत में आक्रमण किया, पोरस से युद्ध किया। ये पूरा यहाँ से होता हुआ बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा फिर से मार्कर ले ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सिकंदर यहाँ से चला और ये ईरान का हिस्सा, ये ईरान फारस होता हुआ ये ईरान हो गया, ये यूनान हो गया। तो इससे आगे बढ़ता हुआ ये इंडिया में एंट्री मार दिया और यहीं पर इसने नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया था यहीं पर हखामनियों ने भी आक्रमण किया था और यहीं पर बाद में सिकंदर ने भी आक्रमण किया और भारत पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। विजय क्या प्राप्त की थी? पोरस से युद्ध हुआ और पोरस ने उसको युद्ध में हरा दिया और वो यहाँ से सिकंदर छोड़ करके चला गया। वो बेसिकली सिकंदर हारा नहीं था, पोरस के युद्ध से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य वापस कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु कौन थे? आपको बताना है। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। जंतु विज्ञान के, जीव विज्ञान के बहुत के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ये अरस्तु ही, इनका नाम अरस्तु था, ये सिकंदर के गुरु थे। 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया जो यूनान में था में जन्मा सिकंदर फिलिप द्वितीय और ओलंपियस का पुत्र था। वह कोई आम राजा नहीं था, मात्र 20 साल की उम्र में 336 ईसा पूर्व में वह राजा बना और देखते ही देखते एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र और फारस को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ गया था। तो ये था सिकंदर। सिकंदर के गुरु, सिकंदर खुद महान था और सिकंदर के गुरु भी महान थे। तो दोनों गुरु और चेला दार्शनिक अरस्तु का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बसंत के मौसम में सिकंदर ने भारत की सीमा में कदम रखा 326 ईसा पूर्व में। तो आपको बताना है कि उस समय यहाँ पर मगध का राजा कौन था। तो मगध का राजा घनानंद हुआ करता था। तो आप नीचे उत्तर में मैंने लिख दिया है, मगध का राजा, मगध यानी बिहार का राजा जो था वो घनानंद था। घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसका महान राजा सम्राट अशोक हुआ। तो आपको कुछ बातें इससे जुड़ी हुई हैं, वह देख लीजिए। कदम रखा, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम में एकता नहीं थी। वहाँ लगभग 28 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे जो आपस में ही नफरत और ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। लेकिन हर एक गद्दारी की शुरुआत भारत में घुसते ही सिकंदर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तक्षशिला के राजा आम्बी और शशिगुप्त जैसे राजाओं ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और उत्तर भारत और भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। लेकिन हर कोई आम्बी जैसा कायर नहीं था। जब सिकंदर का सामना राजा पुरु से हुआ यानी पोरस से हुआ तो झेलम नदी के किनारे एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जिसे सिकंदर के छक्के छूट गए। पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उसे वापस लौटा दिया। इस समय मगध पर किसका राजा, मैंने बताया था किसका राजा था, घनानंद का। तो इससे जुड़ी हुई, सिकंदर से जुड़ी हुई कुछ बातें मैंने यहाँ पे बताई। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध हुआ। क्वेश्चन भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है, एग्जाम में आता भी है कि जब उसने आक्रमण किया तो उसको किसके साथ युद्ध करना पड़ा? तो पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। झेलम नदी थी और वहीं पर युद्ध हुआ, जिससे प्रभावित होकर सिकंदर ने राजा पुरु को उसका राज्य वापस कर दिया और यहाँ से वो छोड़कर चला गया।
तो यहाँ पर कुछ सीख लिखी हुई है, कुछ बातें कि एकता में ही शक्ति है, देशद्रोह और गद्दारी से हमेशा नुकसान ही होता है, वीरता और साहस से ही सम्मान मिलता है, इतिहास से हमें सीख लेकर बेहतर भविष्य को बनाना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इलाहाबाद आज का प्रयागराज का मिंटो पार्क की रोशनी और शाही तंबू से सजा हुआ था। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक शाही दस्तावेज खोला। यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, जिसे बाद में किस अधिनियम के नाम से जाना गया? तो यह अधिनियम था 1858 का अधिनियम। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें थी। इस अधिनियम ने क्या क्या काम किया? तो कंपनी का राज अंत हो गया। अब भारत पर व्यापार करने वाली कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत की कमान सीधे ब्रिटिश कॉलोनी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। गवर्नर जनरल बना वायसराय। लॉर्ड कैनिंग जो पहले थे, अब महारानी के सीधे प्रतिनिधि वायसराय बन गए। राजाओं को दिलासा। राजाओं जो 1857 में युद्ध किए और उनके दत्तक पुत्रों को मान्यता नहीं दे रही थी, अब राजाओं को भी मान्यता, उनके दत्तक पुत्रों को भी मान्यता दी जाने लगी। तो राजाओं को दिलासा क्या दिया अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई और विद्रोह में गुस्साए देसी राजाओं को शांत करने के लिए घोषणा की गई कि अब किसी भी राजा का राज जबरदस्ती नहीं छीना जाएगा और उन्हें गोद लेने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। तो इस तरह से इन्होंने 1858 का जो अधिनियम लाए 1857 के विद्रोह के बाद में। तो और कुछ बातें इसके जुड़ी हुई हैं, उनको भी याद रखिएगा कि साथ में उन्होंने क्या कहा, फूट डालो और राज करो की नई चाल इस अधिनियम के बाद में शुरू हुई और एक आयोग गठित किया जिसको पील कमीशन या पील आयोग के नाम से जाना गया। और इसमें क्या बदलाव किया गया? सेना में बदलाव हुआ। पील आयोग की सिफारिश की संख्या घटाई गई, अनुपात बदलकर 2:1 कर दिया गया, जिसमें 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक कर दिया गया ताकि भारतीय सैनिकों की शक्ति को सीमित किया जा सके। पील आयोग के तहत यूरोपियों की संख्या भी भारतीय सेना में बढ़ा दी गई। तो फूट डालो और राज करो का रूल भी यहीं से शुरू किया। सांप्रदायिक और धार्मिक मामलों में दखल न देने का ढोंग रखते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच में आपसी मतभेद बढ़ाने की नीति अपनाई, जो आगे चलकर देश के लिए बहुत घातक साबित हुई। हिंदू मुसलमान करके अंग्रेजों ने भारत में राज्य किया और सांप्रदायिकता को बढ़ाया। तो इसी अधिनियम के बाद उन्होंने समझ लिया था कि भारत में किस प्रकार से फूट डालनी है। तो साथ में नई व्यवस्था भी 2 लागू की थी, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लेकर के आए। तो महारानी के राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नए पद और नियम बनाए गए। सबसे पहला था भारत सचिव का पद। इंग्लैंड में बैठकर भारत के मामलों में देखने के लिए एक नया मंत्री का पद बनाया गया। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की घोषणा की गई, जिसको के नाम से जाना गया। और साथ में ICS परीक्षा की शुरुआत हुई 1861 में। भारतीय लोक सेवा अधिनियम बना और खुले रूप से परीक्षा के आधार पर सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए लंदन में हर साल एक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा का नियम बनाया गया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी 1858 के अधिनियम के द्वारा जो अंग्रेजों ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है कि डीएनए कैसे बनता है और किसने इसे बताया कि डीएनए कैसे बनता है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो उत्तर है इसका मेसल्सन एवं स्टाल का प्रयोग। इन दोनों ने बताया कि डीएनए का निर्माण कैसा होता है। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था ई कोलाई और उन्होंने देखा कि अगर कभी कोई डीएनए बन रहा है तो डीएनए अपने आधा भाग जो है बचा कर रखता है। आधा भाग तो मर जाता है, कोई भी जीव अपने डीएनए का आधा भाग तो उसका एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, लेकिन आधा भाग जरूर बचा रह जाता है। और उसके द्वारा फिर जो नया डीएनए बनता है तो उसमें जो पहले वाला जो डीएनए था उसका गुण और जो नया डीएनए बना है उसका गुण, दोनों गुण इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसका बदलाव परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार हमारे जो बच्चे होते हैं हमसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, हमारे जैसे फोटोकॉपी नहीं होते हैं। उनमें जो है जो पहला का डीएनए था वो तो आधा मर जाता है लेकिन आधा डीएनए फिर भी बचा रह जाता है। इस प्रकार से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। मैथ्यू मेसल्सन ने और फ्रैंकलिन स्टाल ने दोनों ने मिल करके इस बुद्धि को सुलझाया कि डीएनए जब बनता है तो उसमें पिछला वाला जो डीएनए रहता है उसका आधा भाग और नया जो डीएनए बन रहा है उसका आधा भाग मिल करके एक नया डीएनए का निर्माण होता है। ये बातें मैंने देखी नीले और हरे रंग में दिखाई हुई है कि इसमें 2 तरह के डीएनए इन्वॉल्व हो रहे हैं। पिछला डीएनए लाल रंग का था और नया डीएनए जो बना नीला रंग का बना, तो इसमें दोनों गुण इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक बच्चों, N14 और N15 ये दोनों प्रकार के गुण इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये बातें बताई थी कि डीएनए का निर्माण कैसे होता है। ठीक बच्चों, तो ये डीएनए का जो संकल्पना थी इनकी प्रतिकृति अर्ध संरचित सेमी कंजर्वेटिव विधि से ये डीएनए बनता है, यानी कि पहले का जो आधा भाग होगा वो सुरक्षित रहेगा। जैसे आप सोचो कि जैसे अब खेत में कोई बीज उगाते हैं, कोई खेती करते हैं तो उसमें से कुछ भाग बचा के रख लेते हैं ताकि नए पौधों को उगाया जा सके उन्हीं बीजों की तरह। तो डीएनए भी ऐसा होता है, उसमें का आधा भाग तो मर जाता है लेकिन आधा भाग फिर बचा रहता है और नए डीएनए का निर्माण करता है जिसमें दोनों डीएनए का गुण रहता है। माता का पिता का गुण भी रहता है, साथ में बच्चे के पास में जो नया डीएनए आया है उसका भी गुण उसमें रहता है। ये बात को बताया था मेसल्सन और स्टाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह किस नाम से ठुमरी गायन लिखा करते थे। वाजिद अली शाह अख्तर पिया के नाम से ठुमरी का गायन लिखते थे और वो खुद जो है ठुमरी का गायन करते थे। तो साथ में आपको ये भी बताना है कि कुछ बातें मैंने इन्वॉल्व कर ली हैं कि ठुमरी और टप्पा की शुरुआत कैसे हुई, कत्थक और ठुमरी का मिलन कैसे हुआ, तबले की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी बातें भी आपको देखनी है। तो मैंने उस्तादों के नाम लिखे थे जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने भारत अपने लखनऊ को सजाया, संगीत से सजाया। जैसे आप सोच लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहानी की शुरू में होती है नवाबों के शहर लखनऊ से। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह के काल को संगीत की दुनिया का स्वर्ण काल कहा जाता था। नवाब साहब खुद अख्तर पिया के उपनाम से संगीत से ठुमरिया लिखा करते थे। उनके दरबार में उस्ताद फैयाज खां रहते थे जिन्हें संगीत का सूरज यानी आफ्ताब ए मैसिकी के नाम से जाना जाता था और आधुनिक शास्त्रीय गायन के पिता भी माना जाता है इन्हें।
ठुमरी और टप्पा की शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह के समय में ठुमरी बेहद लोकप्रिय हुआ करता था। वहीं लखनऊ के मियां गुलाम नबी सौरी ने एक नई शैली टप्पा शैली की शुरुआत की थी। कत्थक और ठुमरी का मिलन कैसे हुआ? इसी घराने की बिंदा दिन ने कत्थक नृत्य में ठुमरी गायन का एक ऐसा पिरोया कि लोग झूम उठे। उनके साथ खुदाऊ सिंह अपने पखावज से ऐसी थाप देते थे कि महफिल जम जाती थी। तबले की थाप कैसे हुई? लखनऊ में तबले की शुरुआत मोदू खां और बक्सूर खां ने की थी। आगे चलकर मुन्ने खां, वाजिद हुसैन खां, अशफाक और हिरेंद्र गांगुली जैसे जादूगरों ने इस घराने में तबला वादन की इनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तार और सुरों का संगम लखनऊ घराने में सिर्फ थाप ही नहीं बल्कि रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीसन, इलियास खां के हाथों में से सितार के सुर भी निकलते थे। सादिक अली खां की सारंगी रोती और गाती थी और दूल्हे खां तथा सखावत हुसैन खां के सरोद की गूंज हर तरफ फैली थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश से इन सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों, आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एसएससी हो, एग्जाम आप दे रहे हो तो इनमें ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और साथ में पीडीएफ बना दी है। अगर जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत हो वो बताइएगा आप लोग, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और मुझे कमेंट बोल सकते हैं कि मुझे पीडीएफ जनरेट कर दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।